Wahid, and today I am going to teach you the MCQ session on मोशन का जो चैप्टर है आपका, उस पे हम MCQ करेंगे। मोशन में लॉज ऑफ मोशन के ऊपर देखेंगे, फोर्स के ऊपर देखेंगे, वेट के ऊपर देखेंगे, मास के ऊपर देखेंगे, एक्सेलरेशन के ऊपर देखेंगे, वेलोसिटी के ऊपर हम MCQs देखेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। सबसे पहला MCQ जो है आपका वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है। ए पर्सन स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विद ए सूट केस ऑन हिज हेड डज नॉट वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। बोला जाता है एक पर्सन है जो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग का मतलब एट रेस्ट पे है, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम विद ए सूट केस ऑन हिज हेड, इसके हेड के ऊपर सूट केस एक है। सपोज ये एक पर्सन है, इसके हेड के ऊपर एक सूट केस है और ये पर्सन स्टैंडिंग है, दैट इज़ रेस्ट में है, ठीक है, ये नहीं चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर सूट केस का लोड आ रहा है। लोड का मतलब फोर्स इसके सिर के ऊपर आ रहा है, किसकी वजह से, सूट केस की वजह से। बोला जाता है कि ये कोई काम नहीं करता है। अगर आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, कितना लग रहा है, सूट केस का फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही क्योंकि ये रेस्ट में। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये ज़ीरो है, एफ इंटू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, वर्क इसका ज़ीरो है। यस सर, वर्क इसका ज़ीरो, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, समझना है इस चीज़ को। आप पहले क्या करते थे, मोशन आप पढ़ते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया को टिक करते थे, ऐसे चलते थे। लेकिन अब उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से आते हैं। अब ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पे ही आप फोकस करो। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद अगर आप ये देखोगे, सेकंड स्टेटमेंट, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। बोला जाता है अगर कोई भी, ठीक है, देयर कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसका ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बोला जाता है इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। मैंने पहले भी बोला आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यह सारी सिचुएशंस के ऊपर वैलिड है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, करेक्ट जो है, दैट स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड जो है, यस यहाँ पर आप बोला जा सकता है, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये एक बॉल है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, देयर इज़ नो फोर्स ऑन इट, क्योंकि आपको पता है ये बॉल चल रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव, ये कंटिन्यूसली मूव करता है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बोला जाता है ऑब्जेक्ट जो होता है ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं करता है अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। आपको पता है अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, रुकता नहीं है, उसके ऊपर तो आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल आप ले लो, ये चल रहा है, ये बॉल चल रही है, क्या आपने इसके ऊपर फोर्स कोई अप्लाई किया, आपने देखा ये चल रही है ये बॉल, तो दैट मीन्स कोई फोर्स आपने ये क्या बोलते, कोई फोर्स आपने इसके ऊपर नहीं लगाया, लेकिन स्टिल क्या कर रहा है, ये चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने हाई लेवल क्वेश्चंस इसलिए लिए क्योंकि एक्चुअली मुझे आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाना है, क्योंकि जो छोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं होते, वो डायरेक्ट फैक्ट हैं, तो फैक्ट याद रखना है। फॉर ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ आप ले लो और ये यहाँ पर एक पार्टिकल ले लो, पार्टिकल मतलब एक बॉल ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक कार ले लो, ठीक है। रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में चल रही है, ये ऐसे हो गया सर्कुलर पाथ, यहाँ पर आ गया, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, ये फोर्स ऐसी डायरेक्शन में ऐसे से करके ये मूव करता जा रहा है। यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, आपको पता है यहाँ पर दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। मतलब क्या होता है, अलोंग द रेडियस। फोर्स जो होता है, पार्टिकल जो होता है एक्सेलरेट जो कर रहा था, और वो एक्सेलरेशन जो होती है पार्टिकल की वो रेडियस की तरफ होती है, जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ के
थ्रू, ठीक है। टेंजेंट का मतलब हो गया ये वाला टेंजेंट बन जाता, तो ये ऐसे नहीं होता है, ये क्या होता है टुवर्ड द सेंटर, तभी ये ऐसे 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 मूव करता जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे इसका फोर एक्सेलरेशन जो होती है वो सेंटर की तरफ होता है, रेडियस की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, ये मैंने अभी भी बोला आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं हम, जो भी एनर्जी मिलती है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वन फॉर्म इनटू अनदर, तो इसको बोला जाता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंसिडर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देखो यहाँ पर इसको सर्कल करना है, करेक्ट कौन सा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, 1/2 इज इक्वल टू F/1, मतलब फोर्स ऑफ बॉडी फर्स्ट ऑन सेकंड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉडी सेकंड ऑन फर्स्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या आप इसको बोल सकते हो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये भी आप बोल सकते हो, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी आप बोल सकते हो टू एवरी एक्शन, कौन सा करेक्ट नहीं है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये करेक्ट है, आपको नॉन करेक्ट बोला जाता है। दो एक और स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हो, फोर्स जो होता है ये हमेशा पेयर में होता है, मैंने पहले बोला आपको, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी, ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट ए की वजह से बी के ऊपर फोर्स लग रहा है, बी के ऊपर बी की वजह से ए के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमेशा पेयर्स में लगता है, तो यहाँ पर देखो फोर्स हमेशा पेयर्स में लगता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है। आपको क्या बोलना है, करेक्ट कौन सा नहीं है, रॉन्ग कौन सा है। देयर इज ए काज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, काज एंड इफेक्ट रिलेशन, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं यस सर काज एंड इफेक्ट रिलेशन है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर काज इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आप बोलोगे ठीक है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, देयर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इम्प्लाइड इन द, कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नहीं है, एज इट इज़, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर एक बॉडी जो होती है ये फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी के ऊपर, और दूसरी बॉडी सेम फोर्स लगा लेते हैं फर्स्ट बॉडी के ऊपर, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। नेक्स्ट जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला है, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला है, नहीं सर आपने नहीं बोला। ये लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट लॉ को बोला जाता है, ये तो आपको पहले भी पता है, ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ को बोला जाता है। रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, क्या ये फोर्स बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या अगर ऑब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ए लगाता है फोर्स बी के ऊपर और बी फोर्स लगाता है ए के ऊपर, क्या मैंने ये बोला, नहीं सर आपने ये थर्ड लॉ में बोला है, ये तो थर्ड लॉ में आपने बोला है। क्या अबाउट चेंज इन मोमेंटम, क्या मैंने मोमेंटम के बारे में यहाँ पर बताया, हाँ सर आपने मोमेंटम के बारे में बताया था। मोमेंटम का मतलब P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मैंने आपको पहले बोला था, और फिर मैंने क्या बोला था, P/T मैंने बोला था, और यहाँ पर M बोला था यहाँ पर, ठीक है, M1V1 माइनस M2V2, इस तरीके से मैंने बोला था अपॉन टी, और आपको पता है V1 माइनस V2 अपॉन टी, और ये मास मैंने यहाँ पर रखा था, ये मास ये रखूँगा, V1 माइनस V2, ये एक्चुअली क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्चुअली ये मूवमेंटम के चेंज के बारे में बताता है, मैंने पहले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया था। नेक्स्ट जो है आपका एक और क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, क्या लॉ ऑफ एक्शन बोला जाता है, नहीं ये भी नहीं बोला जाता। क्या लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है, नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोशन नहीं। एफ इज इक्वल टू एम ए, नहीं सर ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये वाला। फिर क्या बचा, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ठीक है, एक बॉडी जो होती है तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, या एक ऐसी बॉडी है वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन ए स्ट्रेट लाइन जब तक हम उसको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बोलना है इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है, बड़ी बॉडी है तो इनर्शिया ज़्यादा है, छोटी बॉडी है तो इनर्शिया कम है, ठीक है। उसके बाद व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, सडनली एक बस है, यहाँ पर आप बस में बैठे हो, ठीक है, ये बस का कैबिन है, ये बस मैंने बनाई यहाँ पर, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बस होती है, थोड़ा सा आगे ऐसे रखेंगे, और आप बस में यहाँ पर सीट के ऊपर बैठे हुए हो, ये मैंने सीट बना ली आपके लिए, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है।
तो बोला जाता है व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली। अभी बस क्या है, रेस्ट में, लेकिन अब अचानक से ये आगे चली, स्टार्ट हो गई, सडनली आगे चली। द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक। तो आप कहाँ पर आ जाओगे, आप इस सीट के साथ लग जाओगे, गाड़ी आगे जाएगी तो आप पुश करोगे पीछे की तरफ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सी एग्जाम्पल है? क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है? मुझे ज़रा बोलो ये कौन सा मोशन है? आप बोलोगे सर ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैंने पहले बोला था आपको, ठीक है। जब भी आप क्या होते हैं, एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जब भी आप रेस्ट में होते हो तब तक रेस्ट में रहते हो जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो गाड़ी जो ही चल रही है आप पीछे लीन करते हो। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी मैं लेकर आया क्योंकि क्वेश्चन अगर ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। क्वेश्चन है ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, एक्सेलरेशन दिया गया है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट आप खुद देख सकते हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर। वेलोसिटी जो थी पहले इनिशियल वेलोसिटी जिसको अब बोला जाता है 20 मीटर पर सेकंड, और जिसको अब शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यू के नाम से भी जाना जाता है, और V2 दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 30 मीटर पर सेकंड, और ये V है। यूनिट्स का ध्यान रखना, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, दैट मीन्स ठीक है। अभी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, आपको क्या बोलना है, डिस्प्लेसमेंट बोलना। डिस्प्लेसमेंट आप किससे डिनोट करते हो, S से डिनोट करते हो, ये आपको यहाँ पर बोलना है, क्वेश्चन मार्क मैंने किया। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको डेटा दिया है, आपको क्वेश्चन को सीधे लगाना होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मैंने आपको उस स्लाइड में नहीं पढ़ाया था, ऊपर जो पहले लेक्चर्स थे मैं जो पता था मैं MCQs के थ्रू ये करवाऊंगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट एक समझना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर उन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, द मैथमेटिकल इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एक्स्ट्रा ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब क्या है, ये कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, हम क्या निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी V निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब S हम निकाल सकते हैं, टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम मतलब T हम निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही, इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी U भी आप निकाल सकते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट चल रहा होता है विदाउट कंसिडरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और हम कंसिडर फोर्स नहीं करते कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है या नहीं, उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन्हीं इक्वेशंस को बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और हम वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, ठीक है। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्स इनटू द कंसिडरेशन, और उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड है, आपको बोले सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब एक्सेलरेशन बॉडी की कांस्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब ही ये वैलिड है। और जो बॉडी जो होती है जब वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू चल रही है, ऐसे चल रही है, अगर वो ऐसे चल रहा है, सर्कुलर मोशन इसका है, तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही जब बॉडी चल रही है वहाँ पर ही ये वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है सर, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक है हमारे पास V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V जो होता है ये फाइनल वेलोसिटी होता है, इसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। U जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी, पहले कुछ गाड़ी की कुछ वेलोसिटी होगी, गाड़ी आप गाड़ी चला रहे हो, किसी न किसी वेलोसिटी से आप निकले होंगे ना, वो इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली आप जो है कौन सी वेलोसिटी एक्वायर की आपने, वो बताइए फाइनल वेलोसिटी। A तो आपको पता है ये एक्सेलरेशन होता है, T तो आपको पता है ये टाइम होता है। चीज़ें समझ आ रही है? हाँ सर ये समझ में आ गया। उसके बाद ये तो पहली इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। याद रखना, V फिर से फाइनल वेलोसिटी, U फिर से इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ट्वाइस तो कांस्टेंट, A एक्सेलरेशन हो गया, S डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। हो गए 2 इक्वेशंस। आपको क्या दिया था अभी, आपको दिया गया था इनिशियल वेलोसिटी, आपको दिया गया था फाइनल वेलोसिटी, आपको एक्सेलरेशन दिया गया था, आपको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट, ये S आपको निकालना था। आप इस S को ईजिली निकाल सकते थे ना, इस S को आप ईजिली निकाल सकते, अभी हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया था
आपका एक्सेलरेशन ये जो दिया था ना, ये दिया था 2 आपको फाइनल वेलोसिटी v जो थी आपको क्या दिया गया था, फाइनल वेलोसिटी 30 दिया गया था, और u आपको क्या दिया गया था, 20 दिया गया था। आपको क्या निकालना था, s। आप देखो v के बदले 30 डालो, 30 इंटू 30 कितना होता है, तो यहाँ पर 30 इंटू 30 लिखो, इज इक्वल टू u के बदले क्या लिखोगे, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 लिखा आपने, प्लस यहाँ पर है, प्लस एज इट इज़ रखोगे, ट्वाइस a के बदले क्या लिखोगे, a के बदले एक्सेलरेशन आपका 2 था, और यहाँ पर बचा क्या, ये s आपको निकालना था। 3 3 ज़ार कितना हो गया 900, 2 2 ज़ार कितना हो गया 400, ठीक है, और 2 0 प्लस 2 2 ज़ार हो गया 4s। ये 400 यहाँ लेकर जाओ तो ये क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा 900 माइनस 400, क्यों, क्योंकि ये 400 यहाँ पर क्या है, 400 यहाँ पर प्लस है, तो इज इक्वल टू किस साइड आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर क्या बचा, 4 इंटू एस बचा, 400 को माइनस करो, 900 को माइनस करो 400 कितना बचा, आप बोलोगे सर वो बचा, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये बचेगा 500 इज इक्वल टू 4 इंटू एस, ये बचा एस आपको चाहिए, यहाँ पर एस आप निकालोगे, यहाँ पर क्या आएगा 500 डिवाइड बाई क्या करोगे 4 से करोगे, तो 500 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 4 1 ज़ार 4, बचा कितना, बचा 1, 10 बना, 4 2 ज़ार 8, कितना बचा 2 बना, 2 बचा 20, 4 5 ज़ार 20, मतलब क्या आ गया 125 आपका आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन से निकल रहा था, क्यों, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी थी, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई थी, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी थी, आपका एक्सेलरेशन भी था, आपको एस निकालना था, तो यहाँ पर इस इक्वेशन से पॉसिबल था। अब आप बोलते सर पहले इक्वेशन से निकालते, पहले इक्वेशन से भी पहले इक्वेशन से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं इसको, टाइम निकालना था, फिर उस टाइम को किसी और इक्वेशन में पुट करना था, आपको फिर 2-3 इक्वेशंस का यूज़ करना था, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, इसको उतारो इस क्वेश्चन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आप देख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, आप इससे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए थी, वो दिया हुआ था, टाइम आपके पास नहीं था, तो वो टाइम आप इससे निकालते, फिर इससे निकाल के इसमें पुट करते, तब ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनता। लेकिन आपके पास एक और इक्वेशन थी, इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते। हाफ तो कॉन्स्टेंट हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पर टाइम आप इस्तेमाल कर सकते थे। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन था, 125 का आंसर आ गया, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या था, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ था कितना, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको, ठीक है। वेलोसिटी पे बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम का मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको बोलना है, ये वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है 20 से, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो आपको कितनी होती है वो 20, और फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी होती है, दैट इज़ वो 30 होती है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। और ए कितना है, आप बोलोगे सर ए यहाँ पर 2 है, आपको क्या चाहिए था, आपको एस निकालना था, तो ये आपने लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस, आपने ट्वाइस ए एस आपको लिखा था। वी यहाँ पर लिखा था आपने 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, यू आपने लिखा था 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ट्वाइस तो आपको पता है 2 ही है, ए तो आपको पता है 2 दिया हुआ है, एस तो आपको पता था, ये 400 और 900 यहाँ पर 500 बनेगा, और यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये बनेगा 4s, यही 4 आप हटाओगे तो यहाँ पर डालोगे, और यहाँ से आप करोगे तो 125 बनेगा, एस आपका निकला 125, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आप इसको हाईलाइट करके याद रखोगे सीधा। मेरी बात समझ, यही तो लिखा है यहाँ पर, जो मैंने करवाया था वही है यहाँ पर, और कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। ए कार एक्सेलरेट्स विद यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, पहले चल रहा था किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वी थी, कितना था, सॉरी यू, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यू होता है, यू आपने दिया है कितना 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, ये आवर के हिसाब से दिया गया। और फिर फाइनल कितना इसने लिया है, एक्सेलरेट जो कर रहे हैं किस, एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, कार के एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है किस वेलोसिटी से 18 किलोमीटर पर आवर, और फिर 36 किलोमीटर पर आवर, यही किया है। और कितने टाइम अब पर आवर है, और कितना टाइम चल रहा है, आपको ना 5 सेकंड। देखो 5 सेकंड दिया है, तो दैट मीन्स आपको ये पूरा कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपको क्या चाहिए, आपको बोलना सर एक्सेलरेशन कितनी, एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको ईजिली कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर u जो है ये दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर,
18 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप क्या बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी। तो यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद वी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी 30 दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। अब ये इसी यू को देखो, यू 18 है, लेकिन ये क्या दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में करोगे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर किलोमीटर को मीटर में करने में मल्टीप्लाई 1000 करूँगा, ठीक है। और आवर को कन्वर्ट किस में करना, आवर को आपको मिनट में फिर सेकंड में करना है। तो आवर कितना था 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। ये और ये जब कैंसिलेशन इसका करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आ जाएगा। ये क्या बना यहाँ पर, ये बना 6 3 18, बचा कितना 30 बचा, और डिवाइड बाई क्या बचा 6, तो 6 5 30, ये किस में कन्वर्ट हो गया 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली ये हो गया। अब देखो 5 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया गया है 5 मीटर पर सेकंड में। ये हो गया पहला काम, ये करना था। दूसरा ये तो बना क्या आपका, ये बन गया यू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई थी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। जब इसको कन्वर्ट करते ये किस में कन्वर्ट होता है, अगर 18 5 में कन्वर्ट हो गया, 18 का डबल क्या होता है 36, तो 5 का डबल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद टाइम आप देखो, यहाँ पर टाइम आप 5 सेकंड्स का यूज़ करोगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आप इसको ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पूछा क्या गया आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या एक फार्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन, जिससे हम कह सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 10 था, और दूसरा क्या था वेलोसिटी क्या थी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लिखोगे यहाँ पर 5। तो ठीक है, लास्ट पे आपको टाइम क्या आ जाएगा, टाइम t2 और t1। तो यहाँ पर आप जो टाइम होता है ना, ठीक है, पहले कुछ टाइम होता है, तो पहले टाइम क्या होता है 0, कुछ टाइम होगा ना, उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया तो 0 टाइम से स्टार्ट किया होगा ना, और फाइनली आप आपने कुछ वेलोसिटी कुछ एक्सेलरेशन एक्वायर की होगी, तो उस टाइम कुछ टाइम होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वो टाइम कितना है 5, और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 10 माइनस 5 हो गया, नीचे डिवाइड बाई 5 माइनस 0 5 हो गया, ये और ये कैंसिल आ जाएगा, इसमें यहाँ पर 1 आएगा मीटर पर सेकंड। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये भी आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वही मीटर पर सेकंड, और टाइम का कितना हो गया सेकंड, वही तो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइम चाहिए। तो वेलोसिटी आपने लिखा, टाइम लिखा, यहाँ पर दी गई थी वेलोसिटी और यहाँ पर दिया गया था टाइम, बस यही तो करना था इसमें। समझ आ गई बात, हाँ सर हमें ये क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन टू एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ, आपको बोलना है मास आपका निकालना है। सबसे पहले एम निकालना है आपको। फोर्स कितना दिया हुआ है आपको पता है, फोर्स दिया हुआ है 90 न्यूटन। मैंने पहले बोला फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ, एक्सेलरेशन कितना दिया गया 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको मास की ज़रूरत है। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, आपको मास निकालना है, ठीक है। मास कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर फोर्स के बदले लिखूंगा मैं 90, फोर्स के बदले लिखा आपने 90, एम ही रखा आपने, एम ही निकालना आपको। एक्सेलरेशन दिया गया है 2.6, मेरी बात समझ आ रही है। तो एक्सेलरेशन लिखा आपने 2.6, यहाँ पर आपने लिखा 2.6। ठहरो मैं इसको लिखता हूँ छोटा छोटा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। एक सेकंड रुको, ऐसे मैं लिखूंगा सो दैट आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में रखो, यहाँ पर आपको पूछा गया मास, आपको पता है फोर्स किसके बराबर है, सर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो फोर्स दिया हुआ है कितना 90, तो आप लिखोगे सर एफ इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना, मास आपको निकालना है, एम हो गया मास, ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर किया है। आपको दिया गया एक्सेलरेशन भी दिया गया ए। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है ये क्या दिया है, आप यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। ये बन गया आपका 2.6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो निकालो मास, मास अब कैसे निकालोगे, ये एम यहाँ पर लिखोगे, ये एफ है, ये ए एम को मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा। एफ के बदले क्या लिखोगे 90 और एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखोगे 2.6। आप यहाँ पर एक सेकंड 2.6 आप यहाँ पर लिख सकते हो।
2.6 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मैं लिखूंगा इसको 2.5 भी लिख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब नियर अबाउट 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2। अरे डाई का मतलब होता है ना 2.5 का मतलब होता है 2.5 का मतलब होता है डाई, डाई का मतलब होता है 5/2। मैंने इसलिए लिखा, पॉइंट्स को मैंने कैंसिल करवाया इसलिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 1 ज़र 5, ठीक है। बचा कितना, आप बोलोगे सर 40 बचा, 5 8 ज़र हो गया 40, 18 × 2 कितना हो गया 36, 36 के आसपास। यहाँ आंसर आना चाहिए 35, यहाँ आंसर आना चाहिए 37, इसी के आसपास आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप 34.6 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 35, आपका आंसर 35 आ जाएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन था। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, आप इस सोल्यूशन को कर सकते हो। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। वही लिखा होगा यहाँ पर 34.6, ठीक है। जब पॉइंट्स में होता है आप इजीली इसको चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पर यही है, फोर्स दिया था 90 और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया था 2.6, ठीक है। फोर्स मास एक्सेलरेशन एफ के बदले 90 एम तो निकालना है हमें, यहाँ पर 2.6 से अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 34.6 आ गया। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड एज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला, क्या आपको लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं, नहीं सर। क्या लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, नहीं सर। क्या लॉ ऑफ मूवमेंट है, मोमेंटम है, नहीं सर। फिर क्या बोला, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, इसका आंसर आना चाहिए आपको नन ऑफ द एबो, करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला वर्क डन अपॉन ए बॉडी इज, वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। और मैंने पहले बोला वर्क क्या होती है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ओनली स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ पर सीधे बोल, क्योंकि काम आपने कितना काम किया, मैंने आपको इसी स्टेटमेंट में मैंने बोला था आपको, आपने कितना काम किया। आप बोलोगे ना मैंने 2 दिन काम किया, 3 दिन, मैं आपको बोलूँगा किस डायरेक्शन में काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। मैं बोलता आपने कितना काम किया, आप बोलोगे 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रेशियोज में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इस लेक्चर के बाद आपको हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम अच्छे तरीके से सर्किट वर्किट को समझेंगे, आराम से समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे सर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। एमसीक्यूज जो एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज है मैंने वही करवाया है। 50-60 एमसीक्यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो फैक्चुअल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ही सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा 4-5, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक तो फार्मूला भी याद होगा और कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन ज़रूर मेंशन करना आप कैसा ही सेशन रहा।